यह आंदोलन महात्मा गांधी से संबंधित है मेरे दोस्त। और यह आंदोलन में हम लोग देखेंगे महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी की विचारधारा को थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं। यानी महात्मा गांधी की विचारधारा ना ही गर्म और ना ही नरम था, यानी बीच में हृदय परिवर्तन करने वाला था। व्यक्ति को हृदय परिवर्तन करना है। कैसे हृदय परिवर्तन करना है, इसकी जानकारी हम लोग इस वीडियो में देख पाएंगे। यानी कि नरम और गर्म के बीच की कड़ी महात्मा गांधी की विचारधारा को रूप में हमें देखने के लिए मिलता है। देखिए, ये पूर्ण संपूर्ण चंपारण आंदोलन की व्याख्या आप इस वीडियो में देख पाएंगे। तो चलते हैं हम लोग इसको देखते हैं। हाय एवरीवन, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं चंपारण आंदोलन। यह वैसा आंदोलन है कि जो एक मोहनदास को महात्मा तक बनाने में मदद किया। अर्थात इस वीडियो में हम लोग पूरा संपूर्ण चंपारण आंदोलन के बारे में देखने वाले हैं। ये एक मोहनदास को महात्मा गांधी बनाने तक ही नहीं, हमारे देश के राष्ट्रीय आंदोलन में ही एक सबसे प्रथम कह सकते हैं कि आग लगाने का काम भी चंपारण आंदोलन ने किया। इसमें यह भी पता नहीं था महात्मा गांधी को खुद कि हम एक इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा मुझे, हम यहां से एक आंदोलन की शुरुआत कर सकते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानते हैं। उसके एक पहले की पृष्ठभूमि का चर्चा हम लोग इसमें करते हैं कि 1850 ईस्वी के पहले से ही या उसी के आसपास से ही हमारे देश के अंदर में अर्थात भारत में नील से अधिक नफा होने के चलते गन्ने की खेती के जगह पर लोग क्या करने लगे, नील की खेती करना शुरू। नील की खेती करने के बदले में किसानों को एडवांस के रूप में अधिक से अधिक पैसे देने की कोशिश किया जा रहा था। और उस पैसे के चक्कर में आकर के हमारे देश के किसान ज्यादा से ज्यादा नील की खेती कर रहे थे। लेकिन उसमें एक शर्त भी दोनों के बीच में था, एग्रीमेंट भी किया गया था हमारे एक प्लांटर्स और एक किसान के बीच में। वह क्या था, 3 कठिया पद्धति। 3 कठिया पद्धति यानी कि उसी वक्त 3 कठिया पद्धति के एग्रीमेंट के आधार पर किसानों को 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर खेती करना कंपलसरी था, अति आवश्यक था। इस प्रकार के पूरा का पूरा एग्रीमेंट किया गया था। और आप जानते ही हैं कि 20 कट्ठा का 1 बीघा होता है, यानी 1 बीघा में 3 कट्ठे पर आपको नील की खेती करना कंपलसरी किया गया था। और यह इसे हम लोग 3 कठिया पद्धति के भी नाम से जानते हैं। लेकिन एक बात याद रखेंगे कि जो किसान खेती करते थे नील की, तो नील की खेती क्या करते थे, इट आल्सो डिस्ट्रॉय द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। यह मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी नष्ट कर देता था। इससे पानी ज्यादा की आवश्यकता पड़ती थी। किसान बहुत ही परेशान थे। लेकिन शुरुआत में इन्हें जब एडवांस देने की बात कही गई थी, जब एडवांस मिल रहा था, तो लोग ज्यादा से ज्यादा खेती कर पा रहे थे। अचानक क्या हुआ कि जर्मनी में 1896 ईस्वी में क्या हुआ कि जर्मनी में एक कृत्रिम नील का शुरुआत हो चुका था। एक वहां पर एक कह सकते हैं आर्टिफिशियल इंडिगो का वहां पर केमिकल के द्वारा इंडिगो के रूप में वहां पर आना शुरू हो गया। जिसके चक्कर में क्या हुआ कि जो भारत के द्वारा उगाया गया जो नील की खेती जो करते थे, और नील का डिमांड हमारा मार्केट में क्या हो गया, कम हो गया। जब मार्केट में डिमांड कम गया, तो कम होने के चक्कर में गवर्नमेंट को यानी कि हमारे ब्रिटिशर्स को क्या हुआ, यहां पर कि पैसे की जरूरत पड़ी, तो यहां पर टैक्स को बढ़ा दिया। अर्थात कह सकते हैं कि उत्पादन में कमी आई और 46 तरह का टैक्स क्या कर दिया, लागू कर दिया। अब बताओ, जब इतने प्रकार का टैक्स लागू कर दिया जाता है किसानों के बीच में, तो आंदोलन तो नहीं थी, है ना। और ऐसे मामले की सुनवाई के लिए एक विशेष अदालत की भी व्यवस्था थी। लेकिन उस अदालत में फैसला रैयतों के विरुद्ध हुआ करता था। यानी कि कोर्ट का तो फैसिलिटीज था, लेकिन उसको किसी प्रकार का लाभ हमारे देश के किसानों को नहीं मिल पाता था। और इसी बीच जब इनको प्रॉब्लम, जो समस्याएं उत्पन्न हो रही थी बिहार के, खास करके यहाँ पर किसानों को, इस किसानों को प्रॉब्लम समस्या को सुनने के लिए हमारे देश के एक और व्यक्ति थे, पंडित राजकुमार शुक्ल। यह पंडित राजकुमार शुक्ल अपना पैसा खर्च कर थाना और कोर्ट जाया करते थे और किसानों के हित के लिए लड़ते थे, वकालत करते थे। और इनका एक कह सकते हैं कि इनका एक अंदाज ऐसा था किसानों को मदद करने के लिए कि इनका नाम धीरे धीरे बिहार के पूर्ण रूप से किसानों के बीच में छा गया। ये धीरे धीरे और प्रसिद्ध बनते चले गए और किसानों के हमदर्द बन गए। कौन? पंडित राजकुमार शुक्ल। और इसके बाद क्या हुआ कि गणेश शंकर विद्यार्थी ने 4 जनवरी 1915 को प्रताप में, चंपारण में अंधेरा
है ना, नाम से एक लेख प्रकाशित किया। और लेख प्रकाशित ही नहीं किया, उन्होंने राजकुमार शुक्ल को एक सदेशक के रूप में बोला कि आप महात्मा गांधी से जाकर मिलिए। तो यहां पर एक और क्वेश्चन भी आता है कि बिहार में महात्मा गांधी को बुलाने का श्रेय किसे जाता है? वही पंडित राजकुमार शुक्ल को जाता है। इन्हीं की कह सकते हैं इनविटेशन पर, इन्हीं के निमंत्रण पर महात्मा गांधी इस बिहार के चंपारण के धरती पर आए और वह मोहनदास महात्मा बनकर चले गए और हमारे देश के आंदोलन की शुरुआत कह सकते हैं कि मुख्य रूप से आंदोलन की शुरुआत का एक जमीन, एक स्थल, एक प्लेटफॉर्म यह चंपारण आंदोलन ही माना जाता है। तो इसके बाद क्या था? रामकुमार शुक्ल ने 27 फरवरी 1917 को दुख भरा पत्र पीर मोहम्मद मुनिस से लिखवा करके महात्मा गांधी के पास भेज दिए। यह ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आता है कि आखिर किसने महात्मा गांधी को निमंत्रण भेजा? राजकुमार शुक्ल। पत्र किसने लिखा था? मोहम्मद मुनिस ने ही पत्र लिखा था और महात्मा गांधी के पास भेजा गया। बहुत ही दुख भरा पत्र था, उसमें अपना दर्द छुपा हुआ था और इस दर्द को देख करके, समझ करके, और इतना अच्छा पत्र था कि महात्मा गांधी ने निर्णय ले लिया कि अब हमें बिहार जाना ही है। और यह राजकुमार शुक्ल ने ही ठान लिया कि महात्मा गांधी को मैं अवश्य ही इस बिहार की धरती पर किसान की प्रॉब्लम को समझने के लिए यह मेरी जिम्मेदारी बनती है तो उन्हें मैं बुलाऊंगा। और जब जिद्दी जब बन गए, जब बात को ठान लिए, मन में ठान लिए कि महात्मा गांधी को इस धरती पर बुलाना है, और उन्होंने किसी भी हर हालत में, किसी भी तरीके से महात्मा गांधी को इस बिहार की धरती पर उन्होंने बुलाया। तो बिहार की धरती पर बुलाने का श्रेय राजकुमार शुक्ल को ही जाता है। और आपको खुद पता ही होना चाहिए, यानी कि बिहार के चंपारण के किसानों को एक लीडर चाहिए, एक नेता चाहिए, एक नेतृत्व करता चाहिए, और महात्मा गांधी को एक प्लेटफॉर्म चाहिए। जी हाँ, एक प्लेटफॉर्म चाहिए, और एक दूसरे को एक बहुत ही जरूरी वहां पर एक महसूस करना शुरू कर दिए। यानी महात्मा गांधी को एक प्लेटफॉर्म चाहिए, महात्मा गांधी को एक आवाज उठाने का एक जगह चाहिए, महात्मा गांधी को जन आंदोलन करने के लिए जनता चाहिए, और बिहार के चंपारण के किसानों को एक नेता चाहिए, एक नेतृत्व करता चाहिए। फिर क्या बात था, दोनों मिल गए और दोनों मिल करके आंदोलन करना शुरू कर दिए। गांधी जी ने अपनी किताब में लिखा है, अपनी आत्मकथा में उन्होंने यह वर्णन किया है कि अनपढ़ निश्चयमान किसान ने मुझे जीत लिया। अनपढ़ निश्चयमान किसान ने मुझे जीत लिया। तो यह कथन कहां पर लिखा हुआ है? तो महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है, उस आत्मकथा को किताब में लिखा हुआ है। महात्मा गांधी ने यह रामकुमार शुक्ल के बारे में इस प्रकार का शब्द लिखा। महात्मा गांधी मुजफ्फरपुर पधारे। महात्मा गांधी जब ठान लिए तो महात्मा गांधी को आना था पटना, लेकिन वो मुजफ्फरपुर चले गए। और मुजफ्फरपुर जब तक यहाँ इंतजार कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो महात्मा गांधी मुजफ्फरपुर पधारे। यहीं पर आपके पास प्रश्न आता है कि बिहार में पहली बार महात्मा गांधी कहां आए थे? तो चंपारण आंदोलन पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि वो सबसे पहले कहां आए थे। याद रखिएगा, महात्मा गांधी बिहार में सबसे पहले इस आंदोलन को करने के लिए कहां आए थे? मुजफ्फरपुर पधारे। और वहां के एक विद्यालय के प्रधानाध्यापक थे कृपलानी, और कृपलानी ने और बच्चों के साथ में महात्मा गांधी को एकदम स्वागत, एकदम तहे दिल से और एक बहुत बड़ा स्वागत के रूप में लग गए थे, और साथ में स्वागत किया बच्चों के साथ में। और 15 अप्रैल 1917 को कहां पहुंचे? मोतिहारी गए। किसके साथ? राजकुमार शुक्ल के साथ। तो मुजफ्फरपुर के बाद महात्मा गांधी कहां गए? मोतिहारी। कब? 15 अप्रैल 1917। और गांधी जी जिलाधिकारी से मिलना चाहते थे, लेकिन उसके पहले ही 144 धारा लगा दिया था। 144 धारा लगाने के बाद उनके पास एक पत्र भेजा गया महात्मा गांधी के पास, लेकिन उस पत्र को उन्होंने अनदेखा कर दिया, उसकी बातों को सुना नहीं, पत्र को रिस्पेक्ट नहीं किया, आदर नहीं किया, और उस 144 धारा के विरुद्ध में अपना काम करना शुरू कर दिया। और इसी कह सकते हैं कि गांधी जिलाधिकारी से मिलना चाहते थे, लेकिन आज्ञा के उल्लंघन में उनके ऊपर क्या चलाया गया? मुकदमा चलाया गया। जो उल्लंघन के लिए इन्हें मुकदमा चलाया गया, और वहां पर गवर्नर थे बिहार के गेट महोदय। गवर्नर कौन थे? गेट महोदय। और उन्होंने 144 धारा लगाया, लेकिन
इतनी जबरदस्त भीड़ लग गई, इतनी जनता लोग वहां पर आए, इतनी भीड़ को देख करके, इतने लोगों को देख करके, जो वहां के जिलाधिकारी या कह सकते हैं कि वकालत करने के लिए जो वहां पर जज थे, और दोनों मिल करके उन्होंने 144 धारा का मतलब क्या कर लिया, वापस कर लिया। फिर क्या था, ये तो सबसे बड़ी जीत थी, ये पहली जीत थी महात्मा गांधी की, और पहली जीत धारा 144 हटना ही एक सबसे बड़ी जीत मानी जाती है। महात्मा गांधी का आंदोलन और क्या हो गया, तेज हो गया, और इसके बाद 144 धारा हटाया गया, और 144 धारा हटाने के बाद यह निर्णय लिया गया कि किसान के हालात को समझना जरूरी है, और किसान को हालात को समझने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया, और उस कमेटी के गठन करने में, इस जांच कमेटी में अध्यक्ष FG सलाई, सदस्य रेड, गांधी जी, हरिप्रसाद और रेड्डी, यानी गांधी जी को खुद इस जांच कमेटी में उन्हें रखा गया। जांच कमेटी अपनी पूरे की पूरी रिपोर्ट तैयार करके बताया गया, और कमेटी में यह निर्णय लिया गया कि महात्मा गांधी की आवाज, जनता की आवाज, किसान की आवाज सही है, सही माना जाता है, वास्तव में यहाँ पर एक प्रोटेक्शन हो रहा है, इसके विरुद्ध में गलत कार्रवाई किया जा रहा है, और इससे कमेटी के आधार पर महात्मा गांधी को एक कह सकते हैं कि सही साबित किया, किसान की मांगों को सही साबित किया, और उन पर तुरंत निर्णय लिया गया। क्या निर्णय लिया गया कि तिनकठिया पद्धति को तुरंत वहां पर क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इतनी बड़ी जीत, यह आंदोलन, यह कह सकते हैं कि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का एक कह सकते हैं शुरुआत, और आत्मविश्वास का बढ़ावा होना, यह एक आंदोलन हमें देता है। और लेकिन आप जानते हैं कुछ न कुछ विरोध करने वाले होते ही हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि यह सत्याग्रह आंदोलन यानी कि चंपारण आंदोलन के एक विरोध करने वाला व्यक्ति कौन थे, तो NG रंगा जो थे इस आंदोलन को विरोध कर रहे थे। और इसी वक्त जब आंदोलन हो रहा था और महात्मा गांधी जब इसकी भीड़ में उमड़ करके अपनी बातों को जब बता रहे थे, समझा रहे थे, कह रहे थे, महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोल दिया, बस अब देश को एक महात्मा मिल गया, अब देश को एक महात्मा मिल गया, हमारा जो डिमांड है यह एक चरम सीमा तक पहुंचने वाला है। यह आंदोलन निश्चित ही जन आंदोलन के रूप में एक नए दिन बनकर उभरेगा, और महात्मा गांधी को महात्मा शब्द से नवाजने वाले व्यक्ति रविन्द्रनाथ टैगोर ही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि महात्मा किसने बोला, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला, और रविन्द्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी ने गुरु जी बोला, यानी गुरु जी बोला। क्लियर है। और इससे हमें किस प्रकार का निष्कर्ष निकलता है, इस आंदोलन का महत्व क्या है, तो सबसे बड़ा महत्व है कि यह एक देश को राष्ट्रीय नेता मिल गया, देश को एक राष्ट्रीय नेता मिल गया, देश को एक महात्मा मिल गया, देश को एक संचालक मिल गया, एक नेतृत्वकर्ता मिल गया, एक अच्छा कह सकते हैं कि हमारे देश का, हमारे समाज का एक मुखिया मिल गया। नवीन पद्धति सत्याग्रह, और एक नया चीज देखने को मिल गया, सत्याग्रह। हमें सत्याग्रह के आधार पर हमें कुछ काम करना चाहिए। महात्मा गांधी गरम और नरम के बीच की कड़ी माना जाता है। इनका जो करने का तरीका है वो बीच की कड़ी है, ना तो गरम और ना ही नरम। इस प्रकार की चर्चा हम लोग इस वीडियो में देख पाएंगे। क्लियर है। ओके। अब है, इससे हमें एक आत्मविश्वास मिल गया, अर्थात हमें एक आत्मविश्वास मिल गया, और इस आत्मविश्वास के साथ साथ एक किसान आंदोलन हमारा एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में बनकर तैयार हो गया। जी हाँ, तो ये हमारा पूर्ण रूप से एक चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। इसकी शुरुआत और चंपारण आंदोलन का पूरा व्याख्या आपने इस वीडियो में देखा। मैं लास्ट में जरूर कहना चाहूंगा कि यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, बेल बटन पर क्लिक कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।